गंभीर प्रश्न ये है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कंसल्ट किया लोगों से। तो हम मान सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर मिनट के बेस पर चलती हैं और वहाँ पर जो यूज़र्स आते हैं उनको कंसोल करने का काम ज़्यादा किया जाता है अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के 200 एपिसोड्स पूर्ण हुए थे और उन 200 एपिसोड्स पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 विनर्स को चयनित किया गया था। उनमें से 2 लोगों का बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम बनकर अपलोड किया जा चुका है और आज उस श्रृंखला में मैं तीसरी जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण करने के लिए आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ज्योतिष को किस तरह से सीखा जाता है, जन्म कुंडली का अध्ययन किस तरह से किया जाता है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप चाहें तो मैं भी इनके जन्म के विवरण से आपको अवगत कराता हूं। आप इस जन्म कुंडली को अपने सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर कर सकते हैं, अन्यथा बहुत सी चीज़ें आपको इस स्क्रीन पर देखने में भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ हम और आप मिलकर के इन जातक के द्वारा, जो कि हमारे इस YouTube फैमिली के सदस्य हैं, इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण ठीक इसी प्रकार से बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण बनवा सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज जो हमारे बीच ये जन्म कुंडली है ये एक जातक की है और ये हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। पूरा नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर जो इनिशियल्स है वो आर है। डेट ऑफ बर्थ इनका है 16 जुलाई 2000। दोपहर के 12:05 का जन्म है, मुजफ्फरपुर बिहार। 16 जुलाई 2000 दोपहर के 12:05 मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से अवगत कराता हूँ। इन्होंने रविवार के दिन आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है। मनुष्य गण की यह है, धनु राशि है इनकी, ये अग्नि तत्व की राशि है। गुरु इस राशि के राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है तुला लग्न की। तुला लग्न और धनु राशि, लग्नेश बनते हैं शुक्र और राशिश बनते हैं गुरु। अब गुरु और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, इसके वजह से जातक के जीवन काल में कुछ हद तक संघर्ष देखने में मिलेगा, परंतु ये वायु तत्व का लग्न है और ये अग्नि तत्व की राशि है, यानी कि वायु का प्रवाह शरीर पर है और अग्नि का प्रभाव मन पर है। इस वजह से जातक के मन में अनेकानेक विचार उत्पन्न होंगे और उस अग्नि को, उस विचारों को धधकाने का काम ये वायु करेगी। तो जातक अपने मन में किसी चीज को यदि ठान लेता है तो उस चीज को करने वाला, या किसी चीज को पाने की चाहत रखता है तो उस चीज को पाने की चाहत रखने वाला दिखाई देता है। और अगर वो एफर्ट्स उस दिशा में करे जो कि दिखता है कि ये करेंगे तो उसको वो चीज़ बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लग्नेश और राशिश के शत्रु होने के चलते कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में संघर्ष या चीज़ों की प्राप्ति में डिले उत्पन्न हो सकता है। इनकी जन्म कुंडली को अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं। लग्न का मान आप देख पा रहे होंगे 1 अंश है, यानी कि लग्न कहीं ना कहीं कमजोर है। वैसे तो 1 अंश 40 कला पर वायु तत्व का लग्न है तो ये लग्न इनका वर्गोत्तम ही माना जाएगा, परंतु डिग्री वाइज लग्न कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में है, जिसको बहुत अच्छा शुभ संकेत के रूप में नहीं देखा जा सकेगा। लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के दशम भाव में 9 अंश पर पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शनि इस लग्न में कारक होते हैं। यहाँ कुछ पॉजिटिविटीज भी हैं तो कुछ नेगेटिविटीज भी हैं, जैसे कि लग्नेश 9 डिग्री पर बैठे हैं तो ये लग्न की कमी को पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि वो 9 डिग्री करीब है, कुमारावस्था में अपनी युवावस्था की तरफ जा रहे हैं और षडबल में भी शुक्र के पास अच्छा बल दिखाई दे रहा है, तो ये पोजीशन तो ठीक है। लग्नेश का दशम स्थान में जाना जातक के जीवन काल में उसके कर्म की परीक्षा सदैव होती है और ऐसा जातक कर्मठ होता है और अपने कर्म के बदौलत अपने जीवन में सभी चीजों को पाने वाला होता है। ये प्लस पॉइंट हो गया। परंतु शुक्र जो है वो सुख के कारक हैं और उनका दशम स्थान कर्म इत्यादि से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। शुक्र चतुर्थ स्थान में दिग्बली होते हैं, जहां पर उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, डायरेक्शन यानी कि दिशा। और जब दशम भाव में शुक्र जाकर के बैठते हैं तो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। तो शुक्र से संबंधित जो भी ट्रेट्स हैं उनकी दिशा क्लियर नहीं हो पाती जातक को, और कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में लव एंड रिलेशनशिप में
मैरिज में चूंकि लग्नेश है तो लाइफ के डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में, जीवन के फैसलों को करने में कहीं ना कहीं जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लग्नेश दशम में हूँ, वर्क प्लेस का माहौल अच्छा होता है, ये अच्छी बात है। धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और चलित कुंडली में वो दशम स्थान का फल दे रहे हैं। धन भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाना महाधनी योग है। जातक को उसके जीवन काल में उसके भाग्य के सहारे धन का आगमन होता रहता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके धन की स्थिति भी बढ़ती जाती है। दशम का अगर मंगल फल भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुलदीपक योग का फल मिल रहा है। और अगर धनेश भाग्य स्थान में बैठ करके यदि धन भाव का फल देते भी हैं तो इसको अच्छा ही माना जाएगा। जातक अपने कर्म के बदौलत बड़े धन का अर्जन कर सकता है। पराक्रम भाव में चंद्रमा का होना, जो कि दशमेश होकर के पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं, जातक अपने कार्यक्षेत्र के प्रति पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला होता है, अपने नेटवर्क्स का, अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल वो अपने करियर में करता है और करियर में उसको ग्रोथ देखने में मिलती है। तृतीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाना अच्छा माना जाता है। जातक की आयु वृद्धि करा देते हैं, इसको अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति अपने गुप्त ज्ञान को अर्जित करने के लिए पराक्रम करता है और बढ़िया है। चतुर्थपति का जाकर के अष्टम स्थान में बैठना ये बहुत अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां, जातक को चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी, और जब स्वयं का मकान खरीदने की बारी आती है, स्वयं का वाहन इत्यादि लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष देखने में मिल जाता है। पंचम पति का अष्टम से संबंध बनना कुछ मामलों में अच्छा है, संतान इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाएगा। संतान से दूरी को प्रदर्शित करता है, संतान होने में परेशानियां होती हैं। परंतु पंचम पति यदि अष्टम में हो और ऐसा जातक रिसर्च इत्यादि की फील्ड से जुड़ जाए, ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से जुड़ जाए, साधना की फील्ड से जुड़ जाए तो उसको बहुत ही जल्द सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। अष्टम का शनि आयु वृद्धि कर देता है परंतु जातक के जीवन काल में संघर्ष को भर देता है। पग पग में ऐसे जातक के धैर्य की परीक्षा प्रकृति के द्वारा ली जाती है। षष्ठपति गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और लग्नेश के पास में बल है तो विपरीत योग है। जातक संघर्ष करके अपनी लाइफ में एक इतिहास को रचने वाला होता है। सप्तम के स्वामी नवम में बैठ करके दशम का फल दे रहे हैं, हालांकि नीच राशि का फल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जीवन साथी को देखने में मिल सकती हैं। मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव देखने में मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार इत्यादि करते हैं तो पार्टनर्स के साथ में मतभेद हो सकते हैं। चंद्रमा तृतीय में बैठे जरूर हैं लेकिन फल चतुर्थ स्थान का दे रहे हैं। चतुर्थ का भी अगर वो फल दे रहे हैं तो वो अपने दिग्बल स्थान का फल दे रहे हैं तो करियर वाइज इसको अच्छा माना जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हालांकि मदर की हेल्थ में परेशानी यहाँ पर काउंट होगी ही होगी। अष्टम भाव के मालिक दशम स्थान में बैठे हैं बट वो लग्नेश है तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं होता, परंतु फिर भी जातक के जीवन काल में करियर में कुछ हद तक अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन या गुप्त रूप से कार्य करना बना हुआ रहेगा। भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं तो जातक भाग्यवान होता है। जातक को उसके भाग्य का साथ मिलता है, पिता के साथ में संबंधों को मधुर बनाता है, पिता के साथ में संबंध अच्छे होते हैं, पिता का सहयोग प्राप्त होता है, पिता के सपोर्ट से जातक आगे बढ़ जाता है, धार्मिक होता है, धर्म कर्म में उसका मन लगता है, पूजा पाठ में उसका मन लगता है। अब बुध यहाँ पर वक्री है लेकिन स्वराशि के होकर के राहु के नक्षत्र में वक्री हुए हैं और राहु 10th हाउस में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हुए तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। पूजा पाठ धर्म कर्म करते समय मन में भटकाव का आ जाना या दान करते समय थोड़ा सा दिखावी प्रवृत्ति का हो जाना ये जरूर देखने में मिल सकता है। इस वजह से दशम भाव के स्वामी पराक्रम में बता चुका हूं और दशम भाव में 3 ग्रहों की युति और मंगल भी दशम स्थान का ही फल दे रहे हैं। दशम भाव में शुक्र का फल कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन लग्नेश होकर के बैठे हैं तो दशम भाव की वृद्धि करेंगे। दशम में राहु है, हालांकि वो 0 अंश पर है और मृत अवस्था में है बट उसके बाद भी दशमस्थ है तो जातक के जीवन काल में कार्य क्षेत्र में ये उत्थान ही देंगे। कार्य क्षेत्र में कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बनी रहेगी परंतु दशमस्थ राहु का प्रभाव बहुत अच्छा है तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और सूर्य का दशम भाव में जाना इनके लिए कामधेनु योग है क्योंकि वो लाभेश होकर के 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो करियर की स्थिति को अच्छा और सरकार से जुड़ करके काम यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको और लाभ देखने में मिलता है। मान सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है परंतु सूर्य राहु की युति आप देख पा रहे होंगे, उस पर शनि की दृष्टि का पड़ना, मान सम्मान भी होता है तो साथ साथ बदनामी भी चलती है। ऐसे लोगों के साथ में सिक्के का दूसरा पहलू बदनामी के रूप में सदैव देखने में आता है और अफवाह भी इनके खिलाफ उड़ जाती है तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्र राहु की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ने के चलते आपको अपने चरित्र पर भी नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लाभेश का संबंध दशम से है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा माना जाता है और 12वें भाव के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति यदि धर्म कर और धार्मिक यात्रा करता है तो उसको उसके भाग्य का साथ मिलता रहता है। साथ ही साथ अपने धन का यदि वो कुछ व्यय अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में करता है तो उसके धन के कोष में सदैव वृद्धि देखने में आती है। अब हम इनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, फिर इनके जो प्रश्न है वो इनकी जन्म कुंडली से हम तलाशने का प्रयत्न करेंगे। इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरा सिलेक्शन आपने किया। वैसे तो मुझे अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मुझे आपके पुराने वीडियोस को देखकर या फिर दी एस्ट्रोलॉजी शो से ना मिला हो, लेकिन फिर भी मेरा चुनाव हुआ है तो मैं ज़रूर कुछ सवालों के उत्तर जानना चाहूँगा। मैं अपनी 12th
पास कर ली है और अभी नीट एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इन्होंने बताया है कि बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और ये धन्यवाद करते हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ। जी देखिए, इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लंबे समय से चैनल के साथ में जुड़े हुए थे, आपने सही समय पर अपॉर्चुनिटी को देखा और उसको ग्रैब कर लिया और आपका चयन हो गया। तो ये इसमें कहीं ना कहीं आपका भी पुरुषार्थ है कि आप लंबे समय से चैनल के साथ में बने हुए थे और आपको दी एस्ट्रोलॉजी शो से अपनी जन्म कुंडली के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको मिले हैं। मैं आपके साथ साथ सभी दर्शकों से ये बात कहना चाहूँगा कि यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है, आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो बुधवार के शाम को जो 6 बजे हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है दी एस्ट्रोलॉजी शो, उसको अवश्य ही देखा करिए। भले ही उसमें आपके प्रश्न हो या ना हो, उसमें ज्योतिषीय प्रश्नोत्तरी ही होती है और यदि आप अपने कुछ प्रश्न उसमें पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। लगभग 106 107 वीडियोज़ उसके लगभग ऊपर ही उसमें बन चुके हैं। 2 साल से उस कार्यक्रम को निरंतरता के साथ में चलाया जा रहा है, उसमें कभी ब्रेक भी नहीं हुआ है। तो आप उस कार्यक्रम के साथ में सदैव बने रहिए, तो आपको ज्योतिष से संबंधित बहुत से प्रश्नों के उत्तर, साथ ही साथ जन्म कुंडली, पूजा पाठ से संबंधित भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको देखने में मिल जाएँगे। और फिर ज्योतिष, धर्म, कर्म, पूजा पाठ से संबंधित आपके मन में किसी भी तरह की भ्रम की जगह नहीं बचेगी। इस बात का मैं दावा करता हूँ, यदि आपने उन 100 एपिसोड से ऊपर को देख लिया होगा तो। और इन्होंने कहा है कि इनकी 12th कंप्लीट हो गई है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि राहु की महादशा में राहु का अंतर, वैसे राहु का संबंध पंचम स्थान से किसी भी तरह से नहीं बन रहा है, लेकिन राहु की महादशा भटकाव देती है आपके चंद्रमा को। कोई भी पाप ग्रह नहीं देख रहा, लेकिन ये चंद्रमा शकट योग में है, तो कहीं ना कहीं मानसिक शांति की स्थिति आपके साथ बन सकती है। 12th पास हो गई, अच्छी चीज़ है। नीट की प्रिपरेशन में आप जोरों से लग जाइए, उसके विषय में हम आगे चल करके बात करेंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और राहु की महादशा वहाँ आपको पीछे खींच सकती है। कंपटीशन भाव के मालिक के पास में बल है और राहु की दृष्टि कंपटीशन भाव पर है, तो सफलताएं तो दिखती हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने एक स्पेशल मैसेज भी दिया है, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपके वीडियोज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखता रहूँगा, उसके लिए थैंक यू। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन बजरंगबली की कृपा से वो हो गया है फर्स्ट में। वो क्या है कि मैंने हर चीज़ को डेप्थ में समझना चाहता हूँ और समझता भी हूँ, इसलिए ज़्यादा बोलते हैं। देखिए, ज़्यादा बोलने के पीछे रीज़न आपका है कि आपके बुध वक्री हैं और 12वें के मालिक हैं, और उनका ये भी कहना है कि मुझे पता नहीं कि मैं दोबारा ये सब आपको बता पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैंने आज ही सारी बातें बता दी और मैं जब सफल हो जाऊँगा अपने जीवन में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जी बिल्कुल, आप जब भी सफल हों तो आकर के अवश्य ही मिल सकते हैं, और हालाँकि सफल ना भी हों तो भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सफल होंगे तभी मिलने के दरवाजे खुले हैं। खैर, सफलता आपकी कुंडली में दिखती है, दशम भाव में 3-3 ग्रहों का प्रभाव है। इनके हम सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा है, मेरी कुंडली के अनुसार कौन-सा डॉक्टर बनने का योग प्रबल है? वैसे मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं ऑर्थोपेडिक हड्डियों का डॉक्टर बनूँ। देखिए, मंगल दशम का फल दे रहे हैं आपके केस में। पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, रिसर्च को दिखाता है। गुरु शनि की युति अच्छी है और शनि की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रही है। आपकी कुंडली के नवांश को देख करके भी मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। चंद्रमा भी मंगल की दृष्टि से दृष्ट है और नवांश कुंडली में यदि देखा जाए तो आपके चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ठीक है, आप मेडिकल की फील्ड में सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। रही बात शनि की स्थिति, आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में है, लग्नेश के घर में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य लाभेश, और नवांश कुंडली में शनि आपका पंचम में स्वराशि का बैठा हुआ है, ज्ञान के ही घर में। ऑर्थोपेडिक फील्ड में ही आप जा सकते हैं, पहले तो एमबीबीएस कर लीजिए, देन विचार किया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आपको आपकी ब्रांच मिल रही है या नहीं। बाकी हड्डियों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक फील्ड में जाना आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा दिखता है और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न इनका है, मेरा लव मैरिज होगा या फिर अरेंज? वैसे मैं शुरू से ही सिंगल हूँ, मेरी पत्नी का नेचर कैसा होगा और मेरी मैरिज लाइफ 100% में से कितना परसेंट अच्छा होगा? देखिए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, क्योंकि ये टोटली निर्भर करेगा आपकी और आपके पत्नी के जन्म कुंडली के मिलान पर। वो मिलान ही बताएगा कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कितनी परसेंट अच्छी होने वाली है। लव एंड रिलेशनशिप आपका इसलिए नहीं रहा क्योंकि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी और पंचमेश होकर के पंचम में तो उन्होंने प्रेम से आपको विच्छेद करा दिया। शुक्र आपके लिए 10th हाउस में शनि के नक्षत्र में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, जिन्होंने प्रेम का द्वार आपके जीवन काल में नहीं खोला। और इसके पहले की दशाएं, अच्छा भी हुआ कि नहीं खोला, नहीं तो मंगल की दशा में हार्ट ब्रेक तो आपका हो ही जाता। चतुर्थ स्थान पर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, अच्छी चीज़ है ये, गुरु भी देख रहे हैं, तो ओवरऑल कोई चिंता नहीं है उससे। और लव मैरिज होगी, अरेंज, मुझे अरेंज मैरिज, परंतु पसंद से विवाह, आपका कहीं ना कहीं आपको आपका पार्टनर पसंद आ जाए, लेकिन अरेंज मैरिज की तरफ ही आपकी जन्म कुंडली जा रही है। पिता इत्यादि का सहयोग उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो आप उस तरफ ही जाएँ, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और ओवरऑल आपका अरेंज मैरिज, लेकिन आपको पार्टनर आपका पसंद आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही हैं। और सिंगल है तो अभी सिंगल ही रहिएगा, कोई आपकी लाइफ में आता भी है तो अभी बचना चाहिए आपको, क्योंकि राहु में राहु का अंतर तो आपको काटना ही होगा।
तीसरा प्रश्न इनका है कि क्या मुझे अपने बड़े भाई और दीदी के साथ व्यापार करना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट, कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। देखिए कंफ्यूजन्स तो आपके अंदर भयंकरतम है। रीजन, लग्नेश और राहु की युति, ऊपर से राहु की महादशा का होना और चंद्रमा पर आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है कहीं ना कहीं, तो मन में उथल पुथल तो बहुत ज्यादा बनी हुई है। दूसरी चीज मैंने आपको कंफ्यूजन बताया था, लग्नेश और राशि आपस में शत्रु हैं, तो मन के विचार अलग हैं, करना आप कुछ और चाहते हैं। इतने कंफ्यूजन्स को मत पालिए अपने जीवन काल में, क्योंकि राहु की महादशा कंफ्यूजन्स देने के लिए तो वैसे ही काफी है। इतने मल्टीपल सारे ऑप्शंस को लेकर के चलेंगे, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब आप बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर के अपनी लाइफ में चलते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना लेंगे, तो ये इतने सारे ऑप्शंस का सम्मिश्रण मिलकर के जीरो हो जाता है और फिर आपके सामने कुछ भी ऑप्शंस नहीं बचते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस को बनाते हैं और उनके पास में फिर उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि वो किस ऑप्शन में जाएं, और उसको हर किसी के कभी कभी कॉन्स दिखते हैं तो कभी कभी प्रोज दिखने लगते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने मेडिकल के लक्ष्य को रखा है तो उसी को लक्ष्य को रख करके आगे बढ़िए। राहु की महादशा वैसे ही आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाली है, जिसके लिए मैं आपको उपाय तो अवश्य ही बता दूंगा, परंतु इसमें ही अभी आप अपना करियर बनाएं। किसी भी तरह के नए व्यापार की शुरुआत आपके लिए अभी दिखाई नहीं देती और ना ही आपको करना चाहिए। भविष्य में यदि आप व्यापार के विषय में बात करते हैं तो हाँ, आप अपना पर्सनल क्लिनिक इत्यादि खोल सकते हैं। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो सप्तम भाव से पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। सप्तमपति दशम स्थान का फल दे रहे हैं, वो भी नीच राशि का राहु के साथ का फल दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार नहीं होगा। बड़े भाई बहनों का अगर हम विचार करते हैं तो 11वें भाव से होगा, वो सूर्य है, राहु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट है, और कहीं ना कहीं गुरु से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाएगा। गुरु से बड़े और बुध को भी देखेंगे हम इसमें, तो बुध पापकर्तरी योग में माने जाएंगे, हालांकि शुभकर्तरी योग में भी हैं, परंतु सूर्य का बल ज्यादा दिखाई दे रहा है और केतु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो पार्टनरशिप, बड़े भाई बहन किसी के भी साथ पार्टनरशिप चलती हुई नहीं दिखती है। तो अगर इन फ्यूचर बिजनेस करते हैं तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ही आपके द्वारा करना या कराया जाना चाहिए। वैसे भी धनु राशि है तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करें तो वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चंद्र कुंडली से आप मांगलिक भी हैं, जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए और इंडिपेंडेंट बिजनेस ही आपको करना चाहिए। कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, तो आपकी कुंडली के हिसाब से मेडिकल की फील्ड का जो आप बिजनेस करना चाहें, सर्जरी मटेरियल्स इत्यादि का, मेडिसिन का, क्लिनिक इत्यादि ओपन करके वो तो कर ही सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी मुझे आपकी कुंडली में दिखता है। बाकी आप सरकार से जुड़ करके फर्नीचर इत्यादि का काम, गवर्नमेंट टेंडर इत्यादि का काम भी आने वाले समय में कर सकते हैं। चौथा प्रश्न इनका है कि मेरा जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ है लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ धनबाद में रहता हूँ। जब मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान था तब मैंने ऑनलाइन ऐप पे बहुत सारे ज्योतिषियों से बात की। सभी ने एक मत में कहा कि मैं अपने पिता का अपमान करता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे पिताजी के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं। बचपन से ही मैं अपने पापा की बात मानता हूँ। 80-90% परसेंटेज बता दिया। किसी ने मुझे ये तक कहा कि मैं बहुत शराब और सिगरेट पीता हूँ, लेकिन आज तक मैंने नशे का सेवन नहीं किया है। देखिए, माता पिता के साथ आप रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और आने वाले समय में भी आप चाहें तो रह सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गंभीर प्रश्न ये है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कंसल्ट किया लोगों से, तो हम मान सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर मिनट के बेस पर चलती हैं और वहाँ पर जो यूज़र्स आते हैं उनको कंसोल करने का काम ज़्यादा किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, गलती तो उनकी भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में वो पूरा भविष्य तो बता नहीं सकते हैं किसी का। बट उसके बाद भी मुख्य प्रश्न ये है कि सभी ने एक मत में कैसे कहा, सभी ने एक मत में एक बात कही, तो गलत तो कहीं ना कहीं नहीं कह रहे होंगे। और अगर एक मत में वो गलत बात सब लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात ही सही है, फिर तो आपकी बात गलत हो सकती है। देखिए, उन्होंने जो देखा 5-7-10 मिनट में जितना भी देखा, उन्होंने अपने हिसाब से देखा, बहुत ज्यादा गहराई में घुस करके वो इस चीज को नहीं देख पाए। उनने क्या देखा, सूर्य राहु की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना। उन्होंने ये देखा कि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः आप अपने पिता का अपमान करते होंगे, क्योंकि दशम भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। उन्होंने षडबल पर आपके विचार नहीं किया, उन्होंने आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर विचार नहीं किया। नवम भाव से पिता के सुखों का विचार किया जाता है, व्यक्ति के संस्कारों का विचार किया जाता है। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही वक्री होकर के बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ आपके संबंध भी अच्छे हैं, आप उनकी बात को भी मानते हैं। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये इसका एक जरूर नकारात्मक पक्ष देखने में आएगा, परंतु षडबल में आपका सूर्य बली है, सूर्य आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी भी है, इसी वजह से ये जो रिलेशंस है वो काफी हद तक बचे हुए हैं। और लग्नेश के साथ में वो प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो लग्नेश आपके दशम स्थान को बली कर रहे हैं, तो इस वजह से भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको रिलेशंस में देखने में नहीं मिली, और आप उनके साथ में रहें, उनका मान सम्मान करते रहेंगे तो सूर्य आपको और अच्छा फल देते रहेंगे। बाकी इन्होंने ये भी लिखा है कि किसी ने मुझे ये तक कहा कि मैं बहुत शराब और सिगरेट पीता हूँ, लेकिन आज तक मैंने नशे का सेवन नहीं किया। देखिए, उसमें भी वो कहीं ना कहीं गलत नहीं थे, बट वो ऊपर ही ऊपर देख पाए आपकी जन्म कुंडली को। द्वितीय भाव से विचार किया जाता है खाने पीने का। इस भाव के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं, लेकिन गुरु के नक्षत्र में,
गुरु के नक्षत्र में हो जाने के चलते सात्विकता आपके खान पान में बनी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज यदि मैं देखता हूं तो राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, लेकिन वो 0 अंश पर है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, बट वो 4 अंश पर है और वो आपके पंचमेश है, वो आपके पंचमेश है। आपका लग्न मंगल के नक्षत्र में है, जो कि स्वतः भाग्य स्थान में है, और आपके लग्नेश शुक्र पुष्य शनि के नक्षत्र में है, जो कि न्याय के कारक है, और आपके पंचमेश आपकी बुद्धि भाव के स्वामी हैं। तो आपने अपने शरीर के साथ में सदैव न्याय किया। शरीर के साथ न्याय मतलब क्या होता है? शरीर के साथ में न्याय मतलब उन चीजों का भक्षण करना जो कि आपके शरीर के लिए ठीक है। तो यह नक्षत्रों का रोल है, इन पर उन्होंने विचार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ देखा कि द्वितीय भाव पर राहु और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आप यहाँ से नॉनवेज और आपका शराब इत्यादि हो गया और यहाँ से सिगरेट इत्यादि हो गया, लेकिन गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो आपके खान पीने में कहीं ना कहीं सात्विकता होनी चाहिए या होगी। और नवांश में भी आपके द्वितीय भाव पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र नवांश में आपका नीच का है, तो कहीं ना कहीं आगे ये विसंगतियां हो सकती हैं। हालांकि आप अपने शरीर के साथ सदैव न्याय करेंगे, लेकिन राहु की महादशा आपको पथभ्रष्ट और भ्रमित कर सकती है। तो आपको नशे इत्यादि पर नियंत्रण लगा करके आने वाले समय में भी रखना चाहिए। 5वां प्रश्न इनका है, उसके बाद से मैंने सोचा मैं खुद ज्योतिष पढ़ूंगा और तब से मुझे ज्योतिष में रुचि आई है। देखिए, ये भी बड़ा गंभीर बात है, ये मैं इतने लंबे समय से देख रहा हूँ। ज्योतिष में 2-3 तरह के ही लोग आते हैं। या तो वो अपनी जन्म कुंडली दिखा दिखा के थक जाते हैं तो वो खुद ही ज्योतिष सीख लेते हैं, या तो फिर वो ज्योतिष को मानना ही छोड़ देते हैं। तो आप पहले वाले हैं उसमें, और ज्योतिष में रुचि आई है। पिछले 1.5 साल से मैं आपके चैनल से ज्योतिष सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अच्छी बात है। ज्योतिष में रुचि आने के पीछे सीधा सा कारण है, नवांश में शुक्र 12वें और ये गुरु शनि की युति आपके लिए। पंचमेश अष्टम में है, रिसर्च कर रहे हैं, पंचम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रही है, धर्म कारक के साथ आपके पंचमेश आ गए, तो ज्योतिष में आपकी रुचि डेवलप हो रही है। शुक्र भी आपकी कुंडली में बली है, शुक्र सर्वशास्त्र प्रवक्तारम कहा गया है, तो ऑकल्ट साइंस में दिलचस्पी आ जाती है, वो अष्टम भाव के मालिक भी हैं आपके लिए। तो ज्योतिष को आप सीखते रहिए, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। मेरी कुंडली वर्गोत्तम है, जी बिल्कुल वर्गोत्तम लग्न है आपका। इन्होंने लिखा है कि मेरे 6 प्लैनेट पुष्कर नवांश में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 प्लैनेट्स वर्गोत्तम है जी, चंद्रमा राहु केतु और सूर्य वर्गोत्तम है आपकी कुंडली में, तो इनका श्रेष्ठ प्रभाव आपको आपके जीवन काल में देखने में मिलना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि राहु वर्गोत्तम है तो राहु की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। राहु अपने ट्रेट्स को छोड़ देंगे। राहु, सूर्य, चंद्रमा और केतु, ये इनके जो ट्रेट्स हैं, सूर्य अगर आत्मविश्वास देते हैं तो वो आत्मविश्वास ही देंगे, चाहे वो वर्गोत्तम ही हो, चाहे वो पुष्कर नवांश में, क्योंकि वो उनके ट्रेट्स हैं, वो उनकी क्वालिटीज हैं। तो राहु की क्वालिटी है भ्रम, तो वो आपको राहु की महादशा में भ्रम देगी ही देगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और इन्होंने लिखा है कि 2019 से सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। जी, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। आपकी धनु राशि है और चंद्रमा और शनि का शकट योग आपकी कुंडली में बन रहा है, और कहीं ना कहीं आपको धनु राशि को 2023 की जनवरी तक शनि की 7.5 चल रही थी और 2023 से आपको राहु की महादशा प्रारंभ हो गई। तो संघर्ष तो है, अभी संघर्ष बना रहने वाला है, और वैसे भी लग्नेश और राशिश के शत्रु होने के चलते संघर्ष बना रहेगा, लेकिन यही संघर्ष आपकी स्ट्रेंथ है और इसी संघर्ष को फाइट करके आप अपनी लाइफ में आगे सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी कुंडली में ये जो गुरु शनि की युति है, इसको मैं अपने फेवर में कैसे लाऊं जिससे मुझे लाइफ में सफलता मिले? गुरु मंत्र इत्यादि यदि आपको प्राप्त है तो उस गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाकी आप ज्योतिष इत्यादि में अगर पढ़ते रहेंगे, किसी तरह की रिसर्च करते रहेंगे, तो ये युति आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देगी। एनी जेमस्टोन इफ रिक्वायर्ड, यदि आपकी कुंडली में हम रत्न पर विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि विवाह एक बार आपका हो जाए उसके बाद रत्न पर विचार किया जाएगा। फिर भी यदि आप चाहें तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करना आपके लिए बेनिफिशियल है। पहले ऑनिक्स को ट्राई करिए, सूट कर जाता तो फिर आप पन्ना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 8वां प्रश्न इनका है, वीनस राहु का नेगेटिव इंपैक्ट कम हो इसके लिए अगर कोई विशेष उपाय हो तो जरूर दीजिए। वैसे मैं अपनी साइड से लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। बिल्कुल स्त्रियों का सम्मान करते रहिएगा। साथ ही साथ शुक्रवार के शुक्रवार पक्षियों को या कबूतरों को सप्त धान्य या 3 प्रकार का अनाज मिलाकर के यदि आप खाने में देते हैं तो इससे शुक्र राहु की युति के दुष्प्रभावों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। और 9वां प्रश्न इनका है कि मैं नियमित रूप से अपनी इष्ट आराधना करता हूँ। 5 बार हनुमान चालीसा, 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र, 3 माला मंत्र जाप और शनि वज्र पंजर कवच, और टाइम टाइम पे विशेष उपायों को जो आप बताते हैं। जी, तो आप पर्याप्त उपाय कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और उपाय को करने की आवश्यकता है। राहु की महादशा है, पक्षियों को कुछ ना कुछ बुधवार के दिन स्पेशली खाने को दीजिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए और एक लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। बाकी जो आप उपाय कर रहे हैं अपने आप में सफिशिएंट है, कुछ बंद नहीं करना और कुछ चालू नहीं करना। जितना मैंने बताया है उन्हीं उपायों को आप और उसमें ऐड कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था हमारे एक दर्शक की जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण। आशा करता हूं कि वो इस वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। बाकी जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा,
वो सभी के ज्ञान में अभिवृद्धि हुई होगी और कहीं न कहीं यदि आप इनके विषय में कुछ भी कहना चाहते हैं, इनके लिए कुछ उपाय या कोई प्रेडिक्शन आप देना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका, आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण कराना चाहते हैं ठीक इसी तरह से, तो इस वीडियोज़ में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही संपर्क कर लीजिएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।